Good afternoon, first of all, to all of you. Uh, आज का जो हमारा सेशन है वो एक्चुअली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि अपने स्कूल के कार्यक्रम में, करिकुलम में कभी भी हमको फाइनेंस, पैसा, मनी, इसके बारे में एक्चुअली कुछ सिखाया नहीं जाता है, विच इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज थिंग बिकॉज हर एक इंसान की पूरी जिंदगी आगे जाके उसके ऊपर बेस्ड रहती है। पैसा कमाना, सबको कमाना पड़ता है जीने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अपने स्कूल तो छोड़िए, अभी आगे आप कॉलेज में जाएंगे तो इवन ड्यूरिंग कॉलेज डेज आपको जो ज्ञान मिलता है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें आपको इक्विप नहीं करता है, कैपेबल नहीं बनाता है कि आगे जाके आप खुद का मनी मैनेजमेंट, पैसा कैसे हैंडल कर सकते हैं। कई बार लोगों को रिस्क पता नहीं होती है। आप तो छोड़िए, आप तो अभी खैर स्टूडेंट्स है। दिस इज द राइट टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट मनी मैनेजमेंट, अबाउट फाइनेंस, अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी। लेकिन काफी लोग जो ऐसे होते हैं वो बड़े होने के बाद भी, एक दो धक्के खाने के बाद में, नुकसान होने के बाद में उनको एक्चुअली मालूम पड़ता है कि हाउ इम्पोर्टेंट इज मनी मैनेजमेंट एंड अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। तो अभी यू आर स्टूडेंट्स, दिस इज द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस सब्जेक्ट बिकॉज आगे जाके आपको ये जो लर्निंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत काम में आने वाला है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम लोग बेसिक्स में जाने वाले हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, ये टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। एंड आई एम होपिंग कि ये सेशन, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि आपको पूरा ज्ञान इसी आधे घंटे के या 40 मिनट के सेशन में मिल जाएगा, लेकिन आपका जो एक इंटरेस्ट है, अवेयरनेस है, वो थोड़ा सा जागरूक हो जाएगा। आपकी रुचि शायद हो सकता है कि इसमें ये सब्जेक्ट में आएगी और आगे जाके आप डेफिनेटली ध्यान से उसको और पढ़ सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या कवर करने वाले हैं आधे घंटे में, 40 मिनट्स में? मैं आपको बेसिक जो बुलेट पॉइंट्स है इसके वो बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ये सेशन का क्या है, वो तो मैंने क्लियर किया है आपको, है ना। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि मनी मैनेजमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। आगे जाके इस डिफिकल्ट सब्जेक्ट को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, बिकॉज उसके ऊपर कई सारी चीजें डिपेंडेंट होती है। आपका एजुकेशन है, आपकी फैमिली है, आपके ऊपर डिपेंडेंट। आप बड़े हो जाएंगे तो आपकी फैमिली रहेगी, फिर खर्चे होते हैं, कुछ संकट भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए अपना जो पैसा है उसको किस तरह से पहले तो समझना है, मैनेज करने के लिए, और कैसे संभाल के रखना है और बढ़ाना है। ओके, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो हमने मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव क्या है सेशन का, तो वो तो देख लिया। अभी हम लोग किस तरह से आगे के सब्जेक्ट्स पे बढ़ेंगे, टॉपिक्स पे। तो इसमें हम लोग मेनली ये कवर करने वाले हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी, इसका मतलब क्या है। अब ये थोड़ा सा अंग्रेजी शब्द है, थोड़ा बाउंसर की तरह लगता है। सिंपल भाषा में बोलेंगे तो वित्तीय साक्षरता। अभी ये भी शायद बहुत मुश्किल लगेगा, तो और भी सिंपल करके बताता हूं कि अंडरस्टैंडिंग, है ना, फाइनेंस और पैसे का अंडरस्टैंडिंग, ये अपना मेन टॉपिक है। तो हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल साक्षरता और लिटरेसी, इसका मतलब क्या है। ओके, ये किस खेत की मूली है, इसमें अपने को क्या क्या समझना है, बेसिक्स जो है वो। फिर हम लोग जाएंगे सेविंग्स की तरफ। ओके, सेविंग्स क्या है, पहले तो सेविंग्स का मतलब क्या है। ओके, वैसे आप तो अच्छे टीनेजर्स है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, आपको पता है, आप बहुत स्मार्ट है, दिस जनरेशन इज वेरी स्मार्ट। बट फिर भी अपने को एक सिस्टमैटिक तरीके से समझना है कि सेविंग का मतलब क्या है, उसको कैसे करना है। नो, सेविंग को क्यों, सेविंग को बहुत बड़ी वर्च्यू समझा जाता है और उसके फायदे क्या है। और अगर सेविंग नहीं है आपके लाइफ में,
तो क्या कुछ दिक्कतें आ सकती है। तो सेविंग्स के बारे में देखेंगे। फिर सेविंग किसमें करें, सेविंग सेविंग लोग बोलते हैं लेकिन करे किसमें। ओके, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, आगे जाके अपने को अपनी जिंदगी में अपना पर्सनल लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, ठीक है, ये देखेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे जो कि शायद आपके बहुत इंटरेस्ट का रहेगा, आप सुनते रहेंगे हमेशा बातें स्टॉक मार्केट की। तो जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस है स्टॉक मार्केट्स की, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट उसमें क्या रिस्क है, स्टॉक मार्केट में किस तरह के स्कैम्स होते हैं, अलग अलग 15-20 तरह के स्कैम्स क्या है और कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आई थिंक ये जो पूरा कवरेज है इसमें से आपके कई सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके आंसर्स मिलेंगे। अगर समझो नहीं मिले तो आप उसको नोट कर लीजिए, एंड व्हेनेवर आई विल गेट अपॉर्चुनिटी गोइंग फॉरवर्ड I will be able to reach out to you to answer those specific questions through Ask Vidyalaya. Okay, थोड़ा सा लेट हो रहा है, but first of all I would like to really thank Ask Vidyalaya and the whole community for giving me this opportunity to communicate with all the students of Ask Vidyalaya across India. So thank you very much. Okay, so अभी हम देखते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या है। इसका मतलब ऐसा है कि एक तो अंडरस्टैंड करें कि अपने इंडिया में, फिलहाल तो हम लोग इंडिया अपना देश है उसके बारे में ही देखते हैं कि अपने देश में जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है, ओके, वो क्या है, उसका बेसिक हम लोग समझ लेंगे। ओके, ताकि आगे जाके ये सिस्टम के अवेयरनेस की वजह से आप जो पैसा कमाते हैं उसे आप ठीक तरह से मैनेज कर सकते हैं और उसको ग्रो भी कर सकते हैं। ये जो पूरा ज्ञान है इसको कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, अवेयरनेस। ओके, तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स है उसके। तो मैं ब्रॉडली थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे जाता हूँ, अभी पर्सनल फाइनेंस पे ऑफकोर्स मैं आऊंगा, बट पर्सनल फाइनेंस में जाने से पहले कम से कम अपने को अपने देश में क्या फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है, यू नो, फ्रेमवर्क क्या है, ये मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जो अलग अलग फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो मैं आपको उससे शुरुआत करता हूं। ओके, तो सबसे पहले तो बैंक्स लेते हैं। बैंक्स में जो एपेक्स बैंक है, सबसे ऊपर जो अपना बैंक है, दैट इज कॉल्ड आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट की बैंक। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों के ऊपर नियंत्रण रखती है, उनके लिए काम करने का तरीका, प्रोसेसेस, कायदे कानून वो सब बनाती है। ओके, ये काम है रिजर्व बैंक का। भी रिजर्व बैंक के नीचे जो है वो आते हैं सभी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जिसको कहते हैं। ओके, अभी कमर्शियल बैंक्स में अलग अलग टाइप के बैंक्स हैं, जैसे जिसको बोलते हैं पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड बैंक्स। ओके, इसको गवर्नमेंट ओन करती है। ऐसे बैंक्स कौन से हैं, स्टेट बैंक ऑफ, आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, ऐसे 10-12 जो बैंक है वो अराउंड 70s के जमाने में ये सब प्राइवेट बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन उसको नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी उसमें ले ली और गवर्नमेंट इसको ओन करता है। उसका मेन पर्पस है ये है कि जो आम जनता है, नागरिक है, सारी बैंकिंग फैसिलिटीज और उसकी सहूलतें और उसके जो प्रोग्राम्स हैं वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे, आम जनता को लोन मिले, आम जनता को बैंकिंग का अपॉर्चुनिटी मिले, उसका बैंक अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो। इस सब दृष्टिकोण से बेसिकली गवर्नमेंट ओन दीज बैंक्स, इसको कहते हैं पीएसयू बैंक्स। ओके, दूसरी तरह के बैंक्स जो होते हैं उनको बोलते हैं प्राइवेट बैंक्स। सो प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं, आपको पता होगा,
बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है बहुत अच्छे, जैसे कि HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये प्राइवेट बैंक्स, इसका मतलब ये प्राइवेट मतलब किसी के घर के नहीं है, ये सब लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज है ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और इसमें जो इसका जो ओनरशिप है, हिस्सेदारी है, वो आम जनता के पास है। उसके शेयर्स तो जनता ओन करती है। okay? तो प्राइवेट बैंक्स भी वही काम करते हैं जो कि PSU बैंक्स करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइवेट बैंक ज्यादातर शहरी एंड सिटी एरियाज में रहती है, और उनका जो प्रॉफिट कमाना, नफा कमाना, ये उनका एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, किसी भी दूसरे कंपनी की तरह। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़े से रेगुलेशंस आ जाते हैं गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम्स है लोन्स का और बाकी सब चीजों का, वो चलाने के लिए। बस इतना ही। अलावा अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, वो भी बिजनेसेस को फंडिंग का काम करती है। जैसे जैसे SIDBI है, स्मॉल एंड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और भी कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि बिजनेसेस को प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स वगैरह देती है। तो ये हो, और उसके अलावा कुछ एक सेगमेंट है जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। सो कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है कि ये कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेसिकली। कुछ एक समुदाय के, समाज के, अपने सोसाइटी में से लोग इकट्ठा होते हैं और उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके लोन वगैरह रिक्वायरमेंट्स के लिए वो अपना जो धन है, धनराशि है, उसको एकत्रित करके साथ में लेके आके बैंक चलाते हैं, जिसको कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। ओके, दरअसल सभी बैंक्स, ये अलग अलग तरह के बैंक्स जो मैंने बोले, इनका काम करने का जो एक्टिविटी है, नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो सेम रहता है। बैंक्स के मेन एक्टिविटीज क्या है? बैंक की मेन एक्टिविटी है, एक तो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना। लोग क्या करते हैं, घर में पैसा नहीं रखते हैं, बराबर है ना। सो पैसा जो है वो बैंक में रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, इसको कहते हैं डिपॉजिट्स। अब ये डिपॉजिट्स जो है वो अलग अलग तरीके के रहते हैं। सेविंग बैंक डिपॉजिट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, ओके, जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, बराबर है। ये एक मेन एक्टिविटी हो गया बैंक का। और दूसरा मेन एक्टिविटी बैंक का जो है, ये जो डिपॉजिट्स लेके जो लोगों के पैसे इकट्ठा किए होते हैं बैंक ने, उसको वो यूज करते हैं लोगों को लोन देने के लिए, कर्जा देने के लिए, बराबर है। क्योंकि वो बैंक में स्ट्रॉन्ग रूम में, सेफ में पैसा रख के उसका कोई फायदा तो है नहीं, उसको यूज करना पड़ेगा। तो वो लोन्स के लिए बैंक्स यूज करते हैं। वो पर्सनल लोन्स देते हैं, जैसे हाउसिंग का लोन है, किसी और चीज के लिए, इंडिविजुअल के लिए पर्सनल लोन है, या फिर बिजनेस का लोन है। ओके, बड़े बड़े कंपनीज और बिजनेसेस, उनको ऑफ कोर्स लोन फंडिंग जरूरी होता है धंधा चलाने के लिए, तो बैंक लोन्स भी देती है। तो ये मेन एक्टिविटीज है बैंक। अभी आप पूछेंगे बैंक का काम कैसे चलता है? इतने बैंक में 10-15 हजार 20 हजार लोग काम करते हैं, तो उनका खर्चा बैंक कैसे उठाती है? बैंक के पास तो अपना कोई खुद का पैसा होता नहीं है, तो कैसे कमाती है बैंक, और इनका खर्चा कैसे मीट करती है? तो बैंकिंग बिजनेस का मेन जो रूल है, उसमें क्या होता है कि कभी भी बैंक लोगों से जो पैसा एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो हमेशा जो बैंक लोन देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उससे कम होता है। ओके, इट इज कॉल्ड द बैंकिंग स्प्रेड। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर बैंक कोई हाउसिंग लोन किसी को देती है, ओके, जिसका इंटरेस्ट रहेगा समझो 8.5% या 9%, 9%, ओके। एट द सेम टाइम बैंक समझो आपसे डिपॉजिट ले ले, आप बैंक में रखते हैं फिक्स डिपॉजिट, उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट आपको देती है 6% या 7%। तो बीच वाला जो 2 या 3% का जो मार्जिन है, वो है बैंक का इनकम।
ओके, इस तरह से बैंक्स चलती है। सो इसके अलावा बैंक्स और भी कई सारे काम करती है। दे आर इनटू मेनी अदर एक्टिविटीज, दे हैंडल द फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स, करेंसीज, कई सारे हैं। उसमें अभी हमें जाने की ये छोटे से सेशन में जरूरत नहीं है। ओके, तो बैंकिंग सेक्टर हमने देख लिया। उसके अलावा स्टॉक मार्केट्स है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स है, यू नो, फिर बड़े बड़े प्राइवेट और वेंचर कैपिटल फंड है जो कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरऑल आपको अंडरस्टैंडिंग मैंने इकोनॉमी लेवल पे, मैक्रो लेवल पे दे दिया कि ऐसे चलती है फाइनेंशियल सिस्टम देश की। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पर्सनल, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट्स थे, आप आगे जाके देश का फाइनेंशियल सिस्टम वगैरह वगैरह सब कुछ समझेंगे। पर्सनल फाइनेंस का मतलब क्या होता है और उसमें कौन सी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। ओके, तो बेसिकली आज क्या हो गया है कि इंडिया में जो पूरा जो फ्रेमवर्क है बहुत ही डिजिटल हो गया है। ओके, नई नई चीजें आ रही है, बहुत नई नई चीजें आ रही है। कई बार तो हमारे जैसे पीढ़ी को भी जल्दी सीखना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज्यादा चीजें फास्ट चेंज हो रही है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कुछ एक 6-7 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पर्सनल फाइनेंस अवेयरनेस और उसका सेफगार्ड, आपका खुद का पैसा सेफ कैसे रखें इसके हिसाब से। ओके, तो आज की तारीख में डिजिटल फ्रेमवर्क जो है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसमें आपको ये 6-7 चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आधार के सिवा आजकल कुछ नहीं होता है। ओके, तो आधार कार्ड ये आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। इसको हमेशा आपको केयरफुली यूज करना है। कोई भी कैसे भी आधार आपको मांगता है तो उसको नहीं देना है। ओके, ये इम्पोर्टेंट, आपका हक है। आप एवरी टाइम पूछेंगे किसी भी चीज के लिए, कोई भी बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कोई आपसे आधार मांगता है तो आपको पूछने का हक है कि क्यों चाहिए। ओके, और जब आप कन्विंस हो जाएंगे कि या ये जरूरी है फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तभी आपका आधार आपको शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है पैन। इसको पैन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, जैसे आप बड़े हो जाएंगे और पैसा कमाना शुरू करेंगे, नौकरी लग जाएगी या कोई बिजनेस करेगा, तो इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। बराबर है, जब आप साल का जब 4-5 लाख रुपया कमाते हैं और उसके ऊपर कमाने लगते हैं तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो उसके लिए टैक्स का जो एक आइडेंटिफिकेशन या यूनिक नंबर होता है उसको कहते हैं पैन। आपको ऑफ कोर्स पता रहेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। ओके, उसके अलावा जब आप टैक्स पे करना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा आपके इनकम टैक्स का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, क्योंकि आजकल क्या है, वो कागज का जमाना चला गया। ओके, अभी पूरा काम जो है वो डिजिटल होता है। आपका पूरा जो इनकम टैक्स मैनेजमेंट है, रिटर्न फाइलिंग है, वो सब कुछ है वो इनकम टैक्स पोर्टल पे होता है। तो ये इनकम टैक्स खुद का लॉगिन किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। ओके, अगर आपका सीए चाहता है तो ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर तो आप शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात है सो ये 2 देख लिया हमने, आधार देख लिया, पैन देख लिया, इनकम टैक्स लॉगिन देख लिया। फिर उसके बाद में आता है आपका डीमैट अकाउंट। अभी डीमैट अकाउंट क्या है? जैसे मैंने बताया कि अभी पेपर का जमाना चला गया है। आजकल के जमाने में, इन टुडेज डिजिटल एज, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, वेदर इट इज इन शेयर्स, वेदर इट इज इन म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, कुछ भी हो, वो सब डिजिटल फॉर्म में होता है। ओके, तो डिजिटल फॉर्म में होता है, कागज नहीं आता है आपके पास में कि ये मेरे शेयर्स है, ऐसा नहीं होता है। तो डिजिटल फॉर्म में जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो उसको सिक्योर रखते हैं डीमैट अकाउंट में। ओके, डीमैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइजेशन। ओके, डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? पेपरलेस।
ओके, तो ये डीमैट का अकाउंट हर एक कई सारे बैंक्स के साथ में या स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स के साथ में आप ओपन कर सकते हैं। और आपको उसका भी डिटेल्स और उसका यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ मालूम होना बहुत जरूरी है। फिर आगे जाके जब आप अभी भी करते होंगे लेकिन शायद आगे जाके और करेंगे, आप स्टॉक मार्केट में जब ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको शेयर ट्रेडिंग अकाउंट भी लगता है। ओके, ये दोनों अलग है, डीमैट और शेयर ट्रेडिंग। शेयर ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप उसमें डील कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं शेयर्स, ठीक है। और एंड डीमैट अकाउंट जो है दैट इज योर रिपोजिटरी, उसमें वो सारे सिक्योरिटीज जो और इन्वेस्टमेंट्स है वो उसमें रहते हैं। okay? किसी ने मुझे प्रश्न पूछा है कि व्हाट इज पेनी स्टॉक। ओके, तो मैं आऊंगा उसके ऊपर जब हम लोग स्टॉक मार्केट के ऊपर चर्चा करेंगे, तो उस वक्त मैं पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा। फिर होता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में आपका बैंक अकाउंट। ओके, आपका बैंक अकाउंट नंबर भी किसी के साथ में अननेसेसरीली शेयर नहीं करना है। फिर है यूपीआई आईडी, आजकल तो सब डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो आपका यूपीआई आईडी वगैरह ये सब कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। ओके, तो अभी भी किसी को भी जब आप पेमेंट ट्रांजैक्शंस करते हैं तो ओटीपी किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि ओटीपी शेयर कीजिए, करने के बाद में लगता है पता चलता है पूरा बैंक अकाउंट खाली हो गया। ओके, अलग अलग तरीके हैं, बहुत ही होशियार लोग हैं फाइनेंशियल स्कैम करने वाले, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और एक डिजिटल कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भी एक डिजिटल सेफ है बेसिकली। जैसे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आपके डिटेल्स रहते हैं, डिजी लॉकर में आप अपने सारे बाकी के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स है, जो भी आप बहुत इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स है, उसके डिजिटल वर्जन और उसके कॉपीज आप डिजी लॉकर में रख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड की हुई फैसिलिटी है। तो these are all the safeguards you are required to take in today's digital age. ये बहुत जरूरी है। ओके, तो हमने एक मोटा मोटी थोड़ा फ्रेमवर्क्स देख लिया कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, व्हाट आर द वेरियस डिजिटल एलिमेंट्स टुडे ऑफ विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। फिर आते हैं हम लोग सेविंग्स पे। सेविंग का मतलब क्या होता है? सेविंग अभी मैं टेक्स्ट बुक उसका डेफिनेशन दे दूं तो उसको कहते हैं कि इट इज एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग योर एक्सपेंसेस एंड पुटिंग मनी असाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसका मतलब क्या है कि आप जो पैसा कमाते हैं, ओके, उसमें से आप पूरा खर्चा नहीं करना चाहिए, कुछ सेव करना चाहिए जो बाद में काम आता है, उसको कहते हैं सेविंग। इतना सिंपल है। समझो आपका महीने का सैलरी 50,000 है, तो आप आइडियली 35,000 40,000 आपकी जरूरतों पे खर्च करो और 10,000 15,000 कम से कम सेविंग करो, जो कि आगे डेफिनेटली आपको काम में आता है। सो सेविंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग इज अ वर्च्यू। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है। और दूसरी बात ऐसी है कि जितना लाइफ में अर्लियर जितना हो सके उतना जल्दी अगर आप सेविंग की आदत डाल ले तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं एंड इट वर्क्स वंडर्स। अगर आपको अर्ली एज में सपोज 18 साल से 20 साल से 22 साल से जितना हो सके उतना सेविंग करने की एक अच्छी आदत लग जाती है तो आगे जाके बहुत काम में आती है। और इट इज ए रोड टुवर्ड्स बिकमिंग वेल्दी। हम सबको तो क्या होना है लाइफ में, ऑफ कोर्स अपनी बहुत सबकी एम्बिशन होती है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बराबर है। ऑफ कोर्स सेविंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो सेविंग इज अ गुड हैबिट, उसको हमेशा पहले से ही उसकी आदत डालना बहुत जरूरी है। तो सेविंग्स किसके लिए यूज होती है? आपके दिमाग में आया क्यों लोग इतना सेविंग करते हैं? तो आप जैसे बड़े हो जाएंगे तो आपको कई सारी समस्याएं होती है। जैसे आप
कॉलेज एजुकेशन के लिए लगता है ना। आजकल कॉलेज की फीस वगैरह बहुत महंगी हो गई है, तो उसके लिए पैसा लगता है। कुछ इमरजेंसी अगर आ गई घर में, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई दूसरी तरह की इमरजेंसी हो, उसके लिए आपको पैसा लगता है। ओके, आपकी कहीं ट्रैवल करना है, उसके लिए पैसा लगता है और बहुत सारा पैसा लगता है। फिर फिलहाल अभी तो उसका टाइम नहीं है, आप बहुत यंग है अभी, बट कभी तो समय आएगा, तो रिटायरमेंट के लिए फंड रखना जरूरी होता है, सेविंग रखना जरूरी होता है, बिकॉज रिटायरमेंट के बाद में आपका कोई रेगुलर इनकम तो रहता नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए आपको शुरुआत से, अर्ली स्टेज से सेविंग करना बहुत जरूरी है। तो कैसे करें, इसके कुछ टिप्स है। सेविंग कैसे करना चाहिए, सेविंग लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन किस तरह करें। ओके, क्योंकि एक बार हाथ में पैसा आया तो हर एक इंसान, मोस्टली ऑल पीपल, they have a tendency to spend it faster, okay, and spend it all, and even spend it beyond what they earn. इसका मतलब क्या है, क्रेडिट कार्ड वगैरह में यूज करके लोग बहुत सारे खर्चे बढ़ा देते हैं, लोन बढ़ा देते हैं अपने ऊपर। तो सेविंग की कुछ टिप्स है। ओके, छोटी छोटी अमाउंट भी अगर आप बाजू में रख सकते हैं ना, जैसे जिसको बोलते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है। ओके, तो छोटी छोटी अमाउंट से भी आप सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा 5, 6, 7, 8, 10 साल बाद वो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। ओके, बूंद बूंद से सागर बनता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो आप ज्यादा सेविंग करना शुरू करना चाहिए। ओके, आपके सैलरी का या आपके जो टोटल अर्निंग है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको हमेशा सेव करना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपने आपका सेविंग कितना करना चाहिए वो तय करना चाहिए, फिक्स करना चाहिए। तो इनकम, उसके बाद में माइनस सेविंग्स, जो बाकी जो बचता है उतना खर्चा करना चाहिए। अक्सर लोग उल्टा करते हैं, वो क्या करते हैं, इनकम चलो उड़ाओ, है ना, खर्चा करो जितना हो सकता है इतना, जितनी मर्जी, सेविंग का देखा जाएगा बाद में। ऐसा देखा जाएगा में जिंदगी चली जाती है और बाद में मालूम पड़ता है कि हाथ में कुछ है ही नहीं। ओके, सो और ट्राई करो। सो दो ही चीज कर सकते हैं। ओके, सेविंग अगर बढ़ानी है तो या तो आपका इनकम बढ़ाओ या तो खर्चा कम करो, उससे ज्यादा सेविंग होगी। तो हमेशा ये दोनों चीज साथ में हमेशा ट्राई करनी चाहिए, बट विथ गुड मीन्स, है ना, अच्छी तरीके से। पैसा ज्यादा कमाओ इसका मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गलत तरीके से कमाओ, अच्छी तरीके से कमाओ। बहुत रास्ते हैं अच्छी तरह से पैसे कमाने के। ओके, तो ये हो गया बेसिकली अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी, देन द ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, और फिर सेविंग्स का मतलब क्या है। ओके, इसके बाद में हम लोग जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स पे। ओके, इन्वेस्टमेंट के अलग अलग ऑप्शंस क्या है और उसके ऊपर रिटर्न्स क्या मिलते हैं। उसके पहले मेरे ख्याल से मैं 5-1 मिनट में स्पेंड करूंगा, ताकि हम लोग अभी सेविंग की बात कर ही रहे हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। ओके, ये आप गूगल कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया, ये किसी अपने को कभी भी स्कूलों में या इवन कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाता है, यू नो, ये पीपल लर्न इट वेरी हार्ड वे। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या होता है, उस जो मैं 5-6 चीजें बता रहा हूं उसकी पूरी प्लानिंग करना। ओके, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना, इंश्योरेंस प्लानिंग करना, आपका टैक्स प्लानिंग करना, आपको अगर घर लेना है, हाउसिंग लेना है तो रियल एस्टेट का प्लानिंग करना। आप जब बड़े होंगे, आपकी फैमिली होगी, फॉर चिल्ड्रन के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग है, एजुकेशन है, उनके खर्चे है, उसके लिए प्लानिंग करना, और फाइनली रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग करना। ये सब चीजें जो है इसको कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी मैंने एक बात की इंश्योरेंस के बारे में। ओके, सो अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली जब मैं फाइनेंशियल सिस्टम बता रहा था उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया। अच्छा हो गया अभी याद आ गया, इंश्योरेंस प्लानिंग। ओके, तो
समझ लीजिए आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में और अंडरस्टैंडिंग में इंश्योरेंस का बहुत बहुत अहम और बड़ा हाथ है। ओके, इंश्योरेंस सही मायने में सही तरह का सबके लिए होना बहुत ही जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड इट सेव्स यू फ्रॉम द सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क्स इन लाइफ। ओके, कुछ एक रिस्क ऐसी होती है कि जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जो कंट्रोलेबल रिस्क होती है, ओके, उसको इंश्योरेंस काफी हद तक अपने को वो रिस्क से अपने को प्रोटेक्ट करता है। तो इंश्योरेंस किस किस तरह का होता है? ओके, सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। मैं अभी लाइफ इंश्योरेंस की बात करूंगा, जनरल इंश्योरेंस के बारे में भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा, बट इतना समझना चाहिए हर एक आदमी को या लड़का या लड़की को कि जब से वो कमाने लगे तब से लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। आपको पॉलिसी लेना है, किसी भी अच्छे इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, LIC से ले सकते हैं, बाकी भी बहुत कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स है मार्केट में इंश्योरेंस की। तो क्योंकि लाइफ का कैसा है, उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। ओके, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद में आपके जो डिपेंडेंट्स है उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपने कई बार टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, है ना, थोड़ी सी ट्रेजिक सैड एडवर्टाइजमेंट्स होती है, बट इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो आपको सही तरीके का और सही अमाउंट का इंश्योरेंस कवर लेना बहुत जरूरी है। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसमें दो टाइप है। लाइफ इंश्योरेंस में एक कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसीज, ओके, और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस। तो एंडोमेंट पॉलिसीज में क्या होता है कि आप जो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं, हर महीना हो या हर क्वार्टर हो या हर साल हो, वो जमा होते रहता है आपके अकाउंट में। ओके, इंश्योरेंस का जो अलग अकाउंट होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसमें वो जमा होता रहता है। उसके ऊपर एक सर्टन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हिसाब से जितना इंटरेस्ट मिलना है 4%, 5%, वो आपको मिलते रहता है, लेकिन वो आपको हाथ में नहीं देते एवरी मंथ, वो उसमें ऐड हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है आपका जो इंश्योरेंस फंड है। और जब आप डिपेंडिंग ऑन कितने साल की वो पॉलिसी है, जैसे 20 साल की पॉलिसी है या 30 साल की पॉलिसी है, या फिर वो पॉलिसी जब तक आप 55 साल के या 58 साल के या 60 साल के हो जाते हैं तब तक की पॉलिसी है, यू नो, ऐसे अलग अलग प्लान्स होते हैं। तब तक वो पैसे और उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो जमा होते रहता है, और उसके जब वो इवेंट हो जाता है, 30 साल कंप्लीट हो जाते हैं या फिर आप रिटायर हो जाते हैं, तब वो पूरे पैसे इकट्ठा आपको मिलते हैं। ओके, इसको कहते हैं एंडोमेंट पॉलिसीज। अभी दूसरा एक तरीका है जिसको कहते हैं टर्म इंश्योरेंस। ये रिलेटिवली इंडिया में थोड़ा सा नया है एज कंपेयर टू एंडोमेंट पॉलिसीज। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली जो आप प्रीमियम भरते हैं वो आपको वापस नहीं मिलता है। ओके, बट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का काम ही ये है कि हायर अमाउंट, उसका जो कवरेज अमाउंट होता है वो हमेशा वो ज्यादा रहता है, नो, कम प्रीमियम में वो आपका बहुत बड़ा लाइफ कवरेज करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एंडोमेंट पॉलिसीज में अगर सब जो आप 5,000 6,000 ऐसा प्रीमियम भर रहे हैं एवरी मंथ, ओके, 25 साल के बाद 30 साल के बाद जाके शायद आपको उसमें से समझो 30 लाख रुपया 40 लाख रुपया, डिपेंडिंग ऑन जैसे सिचुएशन है मार्केट की या इंटरेस्ट की, 25-30 लाख रुपया आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसीज में, सॉरी, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि वो पैसा आपको वापस नहीं मिलता है, वो चला जाता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है, लेकिन कम प्रीमियम में वो ज्यादा अमाउंट का कवरेज देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 4-5 हजार का प्रीमियम भर के 25-30 साल के बाद में आपको 25-30 लाख रुपया मिलेगा। ओके, लेकिन उसके अगेंस्ट टर्म इंश्योरेंस में वही 5,000 रुपए का प्रीमियम भर के आपको समझो 75 लाख, 70 लाख, 75 लाख
10,000 प्रीमियम भरा तो समझो 1 करोड़ और 1.5 करोड़ तक का लाइफ का कवरेज मिलता है। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है इंश्योरेंस में। इसके अलावा बिजनेस में कई सारे इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है जिसमें फायर, बिजनेस में जो रिस्क होती है जैसे फायर आ जाए, कहीं पे आग लग जाए, नुकसान हो जाए, थेफ्ट है, ऐसे अलग अलग रिस्क जो है उसको इंश्योरेंस कवर करती है। इसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। फिलहाल हमको जनरल इंश्योरेंस में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं लगती है क्योंकि आज का जो अपना टॉपिक है वो बेसिक्स पे है। ओके, तो कमिंग बैक टू फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें 5-6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप समझ लिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, आप पूरा लिस्ट बनाइए, आपका इनकम कितना है, आपके खर्चे कितने हैं, आपके पास कितने एसेट्स है, आपके पास कितने देने हैं, लाइबिलिटीज है, लोन्स है। इसका पूरा प्रॉपर कागज पे या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक टेबल बनाइए। ओके, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले ये सब चीजें आपको मालूम होना बहुत जरूरी है, तो ये कीजिए। फिर उसके बाद में एक प्लान बनाइए, डिवाइड योर इनकम। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि अरे सर अभी तो हम लोग सब स्टूडेंट्स है, अभी तो हमने कमाना शुरू नहीं किया है, बट ये समझ लो ये बाद में कोई सिखाएगा भी नहीं आपको, आप खुद अपने एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा। उससे अच्छा इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड राइट नाउ एंड फॉलो इट लेटर। जब आप बड़े हो जाएंगे और कमाना शुरू करेंगे तो इसको फॉलो करना। फिर नेक्स्ट स्टेप है डिवाइड योर इनकम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पहले बताया कि आप मान के चलो कि 100 रुपया अगर आपका इनकम है तो उसमें से कम 25 या 30 रुपया मुझे सेविंग करना ही है। ओके, तो इनकम का आप पूरा कंपार्टमेंटलाइजेशन कीजिए कि 100 रुपया इनकम है, 20-25 रुपया मुझे सेविंग करना है, बाकी का 20 रुपया समझो मेरा लोन रिपेमेंट में जाएगा, बाकी का 10-15% मेरा घर के खर्चे में जाएगा, बाकी का 10% मेरा फैमिली बच्चों के स्कूल एजुकेशन में जाएगा। ये पूरा जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो इनकम को आप ठीक से डिवाइड कीजिए, उसका प्लानिंग कीजिए। ओके, तो आपका उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस, जो मैंने ऑलरेडी बात की। ओके, फिर आते हैं सेविंग्स। अभी सेविंग्स हम किसके थ्रू करते हैं? थ्रू इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट हम लोग करते हैं, उससे सेविंग बनता है, बराबर है। तो वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है वो ऑफ कोर्स हम कुछ ही समय में नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो अप्रोच। ओके, इसका मतलब ऐसा है कि आप कभी भी जो सेविंग्स करते हैं वो कोई भी एक ही तरह के इंस्ट्रूमेंट में मत डालिए। ओके, उसको अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में स्प्रेड कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए, ताकि जिसको बोलते हैं ना, आपने शायद ये प्रोवर्ब सुनी होगी, ऑल एग्स इन वन बास्केट। व्हेन ऑल एग्स आर इन वन बास्केट, वो बास्केट को कुछ हो गया तो सब अंडे फूट गए, बराबर है ना। तो इसके लिए अलग अंडे जो है वो अलग अलग जगह पे रखने जरूरी है ताकि सब ना फूटे। ओके, सो ऑलवेज हैव अ डाइवर्सिफाइड अप्रोच इन योर सेविंग्स, जिसको पोर्टफोलियो अप्रोच भी कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसमें से कुछ पार्ट फिक्स डिपॉजिट में रहे, उसमें से कुछ पार्ट समझो गोल्ड में रहे, उसमें से कुछ पार्ट रियल एस्टेट या आप जो घर ले रहे उसमें रहे, उसमें से कुछ पार्ट शेयर्स में या स्टॉक्स में रहे, कुछ पार्ट कुछ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें से कुछ पार्ट म्यूचुअल फंड में रहे। ओके, तो ये सब आपको सोच के, इसका कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। ओके, ये सब तय करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में या कितना कम रिस्क लेना चाहते हैं। आपको बहुत ही सेफ प्ले करना है, आपका पैसा पूरा पूरा बचाना है आपको। तो मोस्टली आप फिक्स डिपॉजिट में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर डेट म्यूचुअल फंड में, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा थोड़े से सेफर है एज कम्पेयर टू अदर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स, उसमें आप इस इंस्ट्रूमेंट्स में आप ज्यादा मात्रा में पैसे रखेंगे। लेकिन अगर आप ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, ओके, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप स्टॉक्स में भी ज्यादा पोर्शन रख सकते हैं, बट इसको हमेशा कायम बैलेंस रखना जरूरी है। ओके,
दूसरा एक डिसिप्लिन है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि कभी भी आप, सबसे पहले तो एज फार एज पॉसिबल लोन नहीं लेना चाहिए। ओके, मेरा क्लियर है ये। पर्सनल फाइनेंस में हो सके तो लोन नहीं लेना चाहिए। बिजनेस में अलग है, बिजनेस में उल्टा है। बिजनेस में कई बार लोन लेने से ज्यादा फायदा होता है, ओके, अल्टीमेटली। बट पर्सनल मैटर्स में एज फार एज पॉसिबल लोन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं लेना चाहिए। जब खुद के पास पैसे जमा हो तभी चीजें लेना चाहिए, जो कि हाउसिंग के केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, तो वो एक लोन ले सकते हैं आप। बाकी एज फार एज पॉसिबल लोन्स अवॉइड कीजिए, पर्सनल लोन्स तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। क्रेडिट कार्ड वगैरह का खर्चा लिमिट में करे, क्योंकि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो 18 से 24% तक होता है। इट इज दैट कॉस्टली। अगर समझो कई कारण, फॉर एनी रीजन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक लोन्स, देन आपकी प्रायोरिटी हमेशा ऐसे रखो कि सबसे पहले आप लोन क्लियर करो। ओके, लोन रख के आप कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करो, दैट्स अ रॉन्ग फाइनेंशियल प्रैक्टिस। तो आप सबसे पहले क्या करो, लोन है तो उसका रिपेमेंट करो, उसका टाइम से रिपेमेंट करो। मैं तो बोलता हूँ कि प्री पेमेंट भी करो, हो सके अगर पॉसिबल है, ज्यादा पैसा कमा के या ज्यादा खर्चे कम करके आप अगर टाइम से, समय से पहले अगर आप लोन रिपे कर सकते हैं तो उससे अच्छी बात नहीं है। ओके, सो ऑलवेज प्रायोरिटाइज क्लियरिंग योर लोन्स। और अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा या हर लड़का लड़की जिसको पूरा सब कुछ मालूम ही होगा फाइनेंस की चीज में, तो ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ओके, कभी मत पीछे रहिए। आपको जो चाहिए, किसी का भी हेल्प चाहिए, देयर इज अ कैटेगरी ऑफ पीपल कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानर्स, देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देयर आर अदर पीपल हु विल बी एबल टू हेल्प यू। सो हमेशा हेल्प लेना चाहिए एक्सपर्ट्स का। ओके, खुद के मन से हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 100% नॉलेज किसी के पास भी नहीं होता है। मैं खुद भी नहीं क्लेम करता हूँ कि मुझे सब कुछ समझता है। ओके, तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। नाउ we'll come to the last segment, which is investment options and returns. तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स का मतलब तो आप तो समझा होगा कि उसके ऊपर जो इनकम आप जनरेट करते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर जो आपको इनकम मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है, इसको कहते हैं रिटर्न। तो एक प्रिंसिपल मैथमेटिकली हमेशा समझ लीजिए कि द रिस्क एंड रिवॉर्ड, ओके, और द रिटर्न एंड द रिस्क ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब ऐसा है कि जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना उसके ऊपर ज्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस है, बट एट द सेम टाइम उतना ही ज्यादा लॉस होने का भी चांस है। और जितना कम रिस्की इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर रिटर्न कम मिलेगा, हो सकता है, एज कंपेयर टू अदर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स, बट आपका जो कैपिटल है, मुद्दल जिसे कहते हैं, वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा क्या है, इजीएस्ट लीस्ट रिस्की, जिसमें कुछ भी प्रैक्टिकली कुछ भी रिस्क नहीं है, वो है फिक्स डिपॉजिट इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, मालूम है, कभी भी गवर्नमेंट का बैंक है, उसमें पैसा कभी डूबेगा नहीं, चाहिए तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में एक है fixed deposit, that is a starting. Then there is term deposits, current deposit, अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। ओके, देन बाकी जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कम रिस्क से ज्यादा रिस्क, ऐसे इस सीक्वेंस में चले जाते हैं। सो सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट एंड लीस्ट रिस्की इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद द बैंक्स और मे बी इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्की जो होता है, मैं कहूंगा कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, डेट इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आप लोन लेते हैं, जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं वैसे कंपनीज भी आपसे लोन ले सकती है। ओके, तो कंपनीज की भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स रहती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा रिटर्न ज्यादा मिलता है आपको एज कंपेयर टू बैंक फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, बट रिस्क भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि जितने सेफ पैसे आपके बैंक में है उससे थोड़े कम सेफ हो सकता है कंपनी का, आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी तरीका है फाइंड आउट करने का कि कौन से कंपनीज में पैसा रखना सेफ है। तो उसका एक रेटिंग
का प्रोसेस होता है, कंपनीज रिस्क रेटिंग नाम का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें समझ लो कि टिपिकली अलग अलग टाइप के रेटिंग्स डिपेंडिंग ऑन द रिस्क रेटिंग एजेंसीज असाइन करती है कंपनीज को। सबसे अच्छा बढ़िया रेटिंग है ट्रिपल ए, जिसको कहते हैं ए प्लस, मतलब ये सेफेस्ट है। ओके, तो कई सारी जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि पार्ट ऑफ सेंसेक्स है, मोस्टली दे आर ऑल ट्रिपल ए रेटेड, काफी सेफ है, उनके पास जमा पूंजी काफी सारी है, तो आराम से आपका रिपेमेंट कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट का। तो ऐसे कंपनीज में आप फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। दैट्स नेक्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। ओके, म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग टाइप के स्कीम्स रहते हैं। तो उसमें प्राइमरीली 3 टाइप के स्कीम रहते हैं। एक तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड जो मेनली सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो पैसा वो आपसे इकट्ठा करते हैं म्यूचुअल फंड, वो सारे पैसे इक्विटी मार्केट या स्टॉक मार्केट में रखते हैं। ओके, सो दीज आर द ब्रॉड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर पर्सनल फाइनेंस। अभी मैं थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में बताता हूँ और फिर अपना सेशन एंड करना पड़ेगा 5 मिनट में। ओके, सो स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि इंडिया में देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट एंड NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये मेन स्टॉक एक्सचेंजेस है, मेजर ट्रेडिंग इस पे ही होता है। इसके अलावा 21 अदर स्टॉक एक्सचेंजेस है इंडिया में, छोटे छोटे अलग अलग जगह पे है, बट आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट इज ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसके जो टॉप 30 कंपनीज है, ओके, उसके अलग क्राइटेरिया है कि टॉप 30 कैसे निकाले। उसके जो टॉप 30 शेयर्स जो होते हैं कंपनीज को, उसका जो एक इंडेक्स होता है उसको कहते हैं सेंसेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। और सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दैट इज NSE, उसके जो टॉप 50 कंपनीज है उसको कहते हैं निफ्टी। आपने कई बार ये चीजें सुनी होगी, सेंसेक्स है, निफ्टी है, इसका मतलब क्या है मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो स्टॉक मार्केट में भी एक बात समझ लेना, इन्वेस्ट करना ही बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे बह जाना और किसी के भी झांसे में आके, किसी के भी कहने पर, किसी भी कोई सेल्फ स्टाइल स्टॉक मार्केट गुरु के टिप देने पर कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो मेरा मंत्र आपको ये रहेगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद समझना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है वो कंपनी की, उसका अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा। ओके, उसका अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सब मार्केट में अलग अलग लोग घूमते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे रील्स आप देखते रहेंगे, इसमें पैसा डालो, उसमें पैसा डालो, आपको इतना हो जाएगा, पैसा डबल कर दूंगा वगैरह टाइप के जो लोग होते हैं, कभी भी किसी की भी सुनना नहीं। स्टॉक मार्केट में हमेशा बहुत केयरफुली और खुद के स्टडी के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अलग अलग तरह के मैं क्विकली बताता हूँ कि स्कैम्स कैसे होते हैं स्टॉक मार्केट में। ओके, और जिंदगियां बर्बाद हो जाती है लोगों की। तो इसके लिए ये कोई सिंपल चीज नहीं है, स्टॉक मार्केट के पीछे भागना और उसमें बह जाना बहुत बुरी चीज है। विथ अंडरस्टैंडिंग, विथ नॉलेज, विथ स्टडी, इट इज ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। उससे बहुत सारा अच्छा रिटर्न मिल सकता है, डेफिनेटली। पीपल हैव मेड लॉट ऑफ मनी इन स्टॉक मार्केट, बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि सारे लोग ना वो जो सक्सेस स्टोरीज जो है वही देख के उसमें बह जाते हैं। समझ लेना, सक्सेस स्टोरी और फेल्यूर, इसका जो रेशो है वो बहुत इनवर्स है। अगर एक सक्सेस स्टोरी आपको दिखती है स्टॉक मार्केट में, उसके पीछे 100, कम से कम 100 फेल्यूर्स है, ये समझ लीजिए। ओके, तो क्विकली मैं बताता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आप हमको इतना एडवांस फी देना, फिर हम आपको इतना रिटर्न देंगे वगैरह वगैरह। ओके, दैट्स कॉल्ड एडवांस फ्री फ्रॉड। फिर आजकल स्टॉक मार्केट के अलावा बहुत सारे अलग अलग भी तरीके आए, क्रिप्टो करेंसी वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, जो कोई कहता है कि क्रिप्टो करेंसी में मैं पैसा बना सकता हूँ,
तो उसको नमस्कार करके उधर से ही निकल जाना बाजू में। क्रिप्टो करेंसी वगैरह में भी दीज आर ऑल नॉट लीगल टेंडर्स। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक किसी से कभी भी बैक नहीं किया है, तो क्रिप्टो करेंसी में भूलकर भी कोई इन्वेस्ट मत करना। ओके, फिर बाकी फिर अलग अलग तरह की पॉन्जी स्कीम्स होती है। कोई बोलते हैं कि आप हमको इतना फंड दे दो, मैं आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट मैनेज करूंगा, मैं आपको गारंटीड इतने रिटर्न्स दूंगा। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपको गारंटीड रिटर्न दे सकता है। ओके, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एंड इट्स रिटर्न्स आर ऑलवेज रिस्की, और उसमें कोई भी किसी तरह की गारंटी नहीं दे सकता है। ओके, सो ये सब चीजों ऐसे चीजों के फ्रॉड हमेशा होते हैं स्टॉक मार्केट में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एट अर्ली स्टेज टू अंडरस्टैंड दैट डू योर इन्वेस्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबली इन स्टॉक मार्केट। ओके, SIP क्या होता है, किसी ने प्रश्न पूछा है। SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसे मैंने बताया म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अलग अलग देयर आर हंड्रेड्स ऑफ म्यूचुअल फंड। उसमें समझो आप एक बार में 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स लेके, या फिर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे हर महीने में 5,000 या 10,000 का इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक। मतलब आप इंस्टॉलमेंट की तरह से आप हर महीने 10,000, 15,000 जो भी आपकी अमाउंट डिसाइडेड है, उतने अमाउंट का यूनिट्स वो म्यूचुअल फंड में लेते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड SIP। सो आई थिंक इन द गिवन टाइम मेरे ख्याल से मैंने ट्राई किया ऑल मेजर पॉइंट्स कवर करने का। आई विल बी क्लोजिंग दिस सेशन नाउ। इट वाज ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट दिस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, एंड क्वेश्चंस पूछिए, लेट्स बी इन टच। स्टूडेंट्स, किसी ने पूछा है स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर मेजर है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अगर माइनर है तो बेसिकली आपके पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यू नो, बेसिकली दे विल हैव टू मैनेज योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि आपको अभी तक हक नहीं है बीइंग अ माइनर। ओके, दैट्स द राइट आंसर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।